नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये अध्याय हम 2 भाग में करेंगे। इसके पहले भाग में हम देखेंगे कि कैसे पूरा एक विश्व व्यापार का रूपरेखा तैयार हुई, कैसे विश्व के एक देश दूसरे देशों से जुड़ते गए, किन किन मार्गों से जुड़ते गए, किन चीज़ों का व्यापार ज़्यादा होता था। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक आर्थिक प्रणाली, और यह 50 वर्षों से उभरती है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई और अन्य देश आकर आपके देश के अंदर व्यापार करे, या आपका जो व्यापार है वो अन्य देशों के साथ हो। यानी कि विश्व के देश जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उस स्थिति को बोला जाता है वैश्वीकरण। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। यानी कैसे लोग व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते थे, कौन से वो मार्ग हुआ करते थे, उन सब मार्गों के बारे में पढ़ना है। जैसे बच्चों बात करें अपने पूर्व आधुनिक दुनिया की। पूर्व आधुनिक दुनिया यानी कि जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, तो औद्योगिकरण के बाद दुनिया का क्या रूप था मैं उसकी बात करूंगा। जैसे कि दुनिया के विभिन्न देश व्यापार और विचारों तथा संस्कृति के आदान प्रदान के कारण एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चों अगर मैं आज भारत की भी बात करूं तो भारत का जो व्यापार है जो विश्व के लगभग हर एक देश के साथ है। यानी कि हमारे कूटनीतिक और राजनीतिक जो संबंध है वो हर देश के साथ बराबर बने हुए हैं। अब चाहे वो हमारा देश चीन भी क्यों ना हो, चीन के साथ भी हमारे काफ़ी व्यापारिक जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आधुनिक युग में आपसी संपर्क तेजी से बढ़ा है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क हुआ करता था। तो बच्चों इसका मतलब है कि आज तो इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, आवाजाही के इतने साधन हो चुके हैं कि हमारी जो पहुंच है वो विश्व के लगभग हर एक देश तक है। पर मैं आज से कुछ 100 साल पहले जाऊं तो उस समय आवाजाही के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो उस समय भी ऐसी बात नहीं है बच्चों, व्यापार नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार कोई अन्य देशों के साथ नहीं था। या मैं सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करूं, यानी कि लगभग 1600 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईस्वी पूर्व से भी 1600 साल पहले की अगर मैं बातें करूं तो उस समय भी जो व्यापार था वो अनेक देशों के साथ होता था। भारत का कुछ पानी के रास्ते होता था तो कुछ स्थल मार्गों के रास्ते होता था। यानी कि ये जो व्यापार है, जो दुनिया से जुड़ना है, वो लगातार कार्य चलता रहता था। मानव समाजों में लगातार अधिक अंतर है। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारी और तीर्थ यात्रियों ने समान पैसा, विचार, कौशल, आविष्कार और यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारी को ले जाने के लिए बड़ी दूरी तय की है। बच्चों इस बात का बहुत महत्व है कि लोगों की आवाजाही ने ही एक देश से दूसरे देश के बीच तो आवाजाही होती है, इसी आवाजाही ने व्यापार तो बढ़ाया ही है, व्यापार के साथ साथ रोगाणुओं को भी बढ़ाया है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, मैं बात करूं कोविड-19 की, तो आपको पता है कोविड-19 का जो जन्म है वो चीन से हुआ, और चीन से होते हुए यह विश्व के हर एक देश तक पहुंच गया। तो विश्व के हर एक देश तक कैसे पहुंचा होगा बच्चों? ये खुद तो उड़ कर गया नहीं वायरस। तो इसके पहुंचने का कारण था मानव, क्योंकि मानव की पहुंच आज विश्व के हर एक देश तक है। तो एक देश जो है वो दूसरे देश से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो जो वायरस था एक देश से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, यानी कि लगातार ऐसे फैलता रहा। तो कहीं ना कहीं सारे देश जो थे वो पहले भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। सिंधु वैली सभ्यता पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु जो सभ्यता है बच्चों, भारत या जो सिंधु सभ्यता है वो लगभग मिडिल एशिया के अंदर, यानी कि मध्य एशिया में पड़ती है। और जो भारत के उसमें व्यापार हुआ करते थे
वो मध्य एशिया से लेकर जो पश्चिम एशिया था वहां तक होता था। जैसे कि बात करें बच्चों सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया, सिल्क रूट यानी कि सिल्क के व्यापार के लिए जो रूट अपनाया जाता था उसे कहते हैं सिल्क रूट। तो आप बच्चों देख सकते हो चाइना इसका हब होता था, तो चाइना तक जो सिल्क रूट था उसके पहुंचने के अगर मैं रास्ते दिखाऊं तो आपको ये देखो बच्चों, यहाँ इसके अलग अलग, अगर मैं जल मार्ग देखूं तो जल मार्ग के अलग रास्ते हैं, स्थल मार्ग के अलग रास्ते हैं, यानी कि हर तरीके से पहुंच जो थी। और ये जितने भी बच्चों रास्ते से आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने विश्व के लगभग हर एक देश को घेर लिया है, यूरोप से एशिया तक की दूरी को काउंट कर लिया है। अब मैं बात करता हूं कि सिल्क रूट ईसा युग की शुरुआत के पहले से ही अस्तित्व में था और 15वीं सदी तक बरकरार था, यानी कि 15वीं सदी तक इन्हीं रास्तों के सहायता से व्यापार होता था। बच्चों उसके बाद एशिया के समुद्री मार्ग की खोज की गई और समुद्री मार्ग की खोज के बाद ये जो परंपरागत रास्ते हम अपनाते जा रहे थे व्यापार के, ये कहीं ना कहीं खत्म हो गए। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे, क्योंकि बच्चों तब तक हमारे पास समुद्री मार्ग की खोज नहीं थी या समुद्री जो मार्ग था उसकी जानकारी नहीं थी। तो हमारे पास व्यापार का एकमात्र जो रास्ता था वो था सिल्क रूट। पर उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। जैसे कि आपको पता है वास्को डिगामा थे जिन्होंने 1498 के अंदर, यानी कि 15वीं शताब्दी के लगभग अंत में 1498 के अंदर कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के साथ या एशिया के साथ समुद्री रास्तों की खोज कर ली। और समुद्री रास्तों की खोज के बाद ये जो सिल्क रूट था हमारा, ये सिल्क रूट प्रभावित हुआ। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। जैसा कि बच्चों आपको पता है जो बौद्ध धर्म था ये लगभग 400 ईस्वी पूर्व आया था। तो उस समय भी अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमारे पास किसी भी प्रकार का समुद्री रूट नहीं था, पर फिर भी बौद्ध धर्म आज आप देख सकते हो विश्व के अनेकों देशों में फैला हुआ है। तो वो कैसे फैला, उसके फैलने का कारण क्या था या उसके फैलने के रास्ते क्या थे? तो वो भी बच्चों क्या थे? सिल्क रूट ही थे। रेशम मार्ग या सिल्क रूट एक ही बात है। तो सिल्क रूट या रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। जैसा कि आपने देखा कि ये काफी लंबा रास्ता होता था, ये चाइना को विश्व के लगभग हर एक देश से जोड़ रहा था। क्रिश्चियन युग से पहले भी रूट्स अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। 15वीं शताब्दी तक विकसित होने का मतलब बच्चों है कि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 1498 के अंदर, यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत में या बिल्कुल लास्ट के अंदर कैप ऑफ गुड होप, यानी कि एक ऐसा रास्ता खोजा गया या ऐसा समुद्री रास्ता खोजा गया जो भारत तक पहुंचता था। तो बाद में जब बच्चों समुद्री मार्ग की खोज होगी तो उसके बाद जो सिल्क रूट था जो सदियों से चला आ रहा था, या वैसे बोलूं कि सिंधु सभ्यता से चला आ रहा था, या उसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं बच्चों, तो उस जो सिल्क रूट था वह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि बाद में उस रास्ते का जो आवाजाही थी वो बंद हो गई धीरे धीरे, क्योंकि जितना भी व्यापार था वो किससे प्रारंभ हो चुका था? समुद्री मार्ग से प्रारंभ हो चुका था। बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरीज और बाद में मुस्लिम उपदेशक मार्गों से यात्रा करते थे। ये सिल्क मार्ग की बात कर रहे हैं बच्चों, जो विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सांस्कृतिक संबंध या व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ होते थे, वैसे ही बीमारियों का आदान प्रदान भी इन्हीं रास्तों के माध्यम से होता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यापार होता था, रोगाणुओं की आवाजाही भी मानव के जरिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाती थी। और वहीं अगर मैं आज के आधुनिक युग की बात करूं तो आज तो हमारे पास आवाजाही के इतने साधन हैं कि रोगाणु पलक झपकते ही एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं भोजन की यात्रा, यानी कि भोजन
बच्चों हर एक देश की अगर मैं बात करूं ना, तो हर एक देश की कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है जो उसी देश की कोई परंपरागत डिश बोलते हैं अपने। जैसे कि अगर मैं चाइना की बात करूं, नूडल्स, तो नूडल्स चाइना के थे, तो चाइना से वे चले भारत में पहुंचे, भारत से चले किसी और देश में गए। यानी कि जो भोजन है, मैं कह सकता हूं भोजन ने भी गति की, बस उसके नाम बदलते गए। जैसे कि अपने यहां देखते हैं कि नूडल चीन की देन है, जो वहां से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवियों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भारत में हम नूडल्स को क्या बोल देते हैं, सेवियां बोल देते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पेगेटी। तो बच्चों देख सकते हो कहीं ना कहीं भोजन जो है वो भी एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा है। आज अपने अगर बच्चों किसी दूसरे देश में बाहर जाते हैं तो आपको होटलों के अंदर अलग नाम से, जैसे अगर मान लो आप अमेरिका गए, तो अमेरिका में भी अगर आप जाकर बोलोगे होटल के अंदर कि हमें इंडियन थाली चाहिए, तो वहां पे आपको इंडियन खाना मिलेगा। यानी कि ये जो भोजन है ये भी एक देश से दूसरे देश में लगातार पहुंच रहे हैं। इंडियन थाली का मतलब बच्चों जो भारत की जो स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो भारत के स्पेशल जो भोजन है, वो भोजन आपको अमेरिका में भी मिलेंगे। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला था। यानी कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी बच्चों? कोलंबस ने। और इसी खोज के कारण अमेरिका में उत्पन्न होने वाला आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद कहां पहुंचा था? यूरोप में, और फिर यूरोप के जरिए एशिया में पहुंचा था। यानी कि कहीं ना कहीं मार्ग खोजते चले गए और उन मार्गों के कारण व्यापार लगातार बढ़ता गया, भोजन एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता गया। आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। तो आप देख सकते हो अगर कोलंबस अमेरिका की खोज न करता तो कभी भी आलू का पता दुनिया को नहीं चलता और आलू सिर्फ उसी एक महाद्वीप में रह जाते। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो एक भोजन का भी कितना ज्यादा महत्व हो सकता है। कोलंबस ने जाकर अमेरिका में आलू की खोज की, वो आलू यूरोप आया। यूरोप के अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो वहां के किसानों ने उस कृषि को अपनाया और उसी पर निर्भर हो गए और गलती से 1840 के अंदर उस आलू के अंदर ऐसा रोग फैला कि आलू की फसल खराब हो गई। तो वहां के लोग उस समय आलू पर ही निर्भर रहना प्रारंभ हो चुके थे। तो वहां कई लोगों की या कई लाख लोगों की मृत्यु हुई। अब मैं बात करता हूं विजय, रोग और व्यापार। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज दिए। अमेरिका की बात करूं तो कोलंबस ने खोजा, एशिया की बात करूं तो वास्को डिगामा ने खोजा। और नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। यानी कि जैसे कि बच्चों यूरोप जो है वो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो विश्व का सबसे शक्तिशाली महाद्वीप हुआ करता था। यूरोप ने विश्व के लगभग हर एक देश पर राज किया है और भारत पर राज करना उसका संभव कैसे हुआ? जब उसके पहुंच भारत तक पहुंची, यानी कि उसको एक मार्ग मिला भारत तक आने का, तो उसकी धीरे धीरे हद भारत में भी बढ़ गई थी। अमेरिका के पास खनिजों का अकुत भंडार था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। तो आप देख सकते हो अमेरिका की खोज अपने आप में, अमेरिका की खोज मतलब बच्चों अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज अपने आप में कितना बड़ा बदलाव था। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत
किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यानी कि कैसे यूरोप ने अमेरिका के ऊपर अपना राज कर लिया था। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी। तो बच्चों देखो, अगर उस समय अमेरिका में चेचक न फैलता तो अमेरिका कभी भी यूरोप की हद में नहीं आता। तो कह सकता हूं कि एक बीमारी ने वहां पर यूरोप का वर्चस्व स्थापित किया, क्योंकि जो यूरोप था पहले अगर मैं बात करूं तो विश्व के अन्य बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ था, पर अमेरिका के पास विश्व के अन्य किसी देश से कोई जुड़ाव नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। उसी समय अमेरिका के रास्ते की खोज हुई और फिर कहीं ना कहीं अगर मैं कह सकता हूं उन्हीं पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा चेचक जो है, रोग जो है, किसी यात्री के माध्यम से अमेरिका में पहुंचा। अब यहाँ यूरोप के अंदर तब तक सब लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, पर अमेरिका में ये रोग नया था, वहां प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई, तो उसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के कारण कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप अधीन हो गया था यूरोप के। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाली अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका का उपयोग हर एक यूरोप के नागरिक ने उठाया था। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, क्योंकि देखो बच्चों, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि भारत खनिजों का भंडार था। भारत के अंदर कृषि बहुत अच्छी थी, यानी कि भारत हर एक क्षेत्र में अव्वल था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अगर मैं बात करूं 18वीं सदी तक, पर जैसे ही औपनिवेशिक शासक आया, उन्होंने यहां से जितना ज्यादा संसाधनों का उपयोग किया जा सकता था किया। लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू किया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। यानी कि चाइना की अगर मैं बात करूं तो यह 15वीं सदी के आते आते अन्य देशों से व्यापार लगातार क्या करता गया, खत्म करता गया, बंद करता गया। और चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। यानी कि चीन से अब व्यापार का केंद्र कौन बन रहा था, यूरोप बन रहा था। अब मैं बात करता हूं एक विश्व अर्थव्यवस्था आकार लेती है, यानी कि कैसे एक विश्व अर्थव्यवस्था आकार लेती है। मकई कानून का उन्मूलन, भूस्वामी समूहों के दबाव में सरकार ने खाद्यान्न के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। अब देखो बच्चों हुआ क्या, मक्की अगर मैं बात करूं या जिसे मकई कहा जाता है, तो मकई कानून का उन्मूलन, जो भूस्वामी थे इनके दबाव में सरकार ने खाद्यान्न के आयात को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि अब आप बाहर से खाद्यान्न को नहीं मंगवा सकते। तो उस समय जब यूरोप में जो खाद्यान्न थे वो काफी महंगे थे, अब बाहर से सस्ते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहां की जो आम जनता थी उससे प्रभावित हुई थी। यानी कि कानूनों के खत्म हो जाने के बाद देश में जितना उत्पादन हो सकता था उससे अधिक सस्ते में भोजन ब्रिटेन में आयात किया जा सकता था। यानी कि ब्रिटेन था वो दूसरे देशों से ले सकता था। एक तो ब्रिटेन खुद अपने देश में अनाज का उत्पादन करे तो उसमें जो खर्चा होता है, एक वो बाहर से आयात करे उसमें जो खर्चा होता है। तो यानी कि बाहर से आयात करना उसके लिए आसान था, ब्रिटेन के लिए सस्ता पड़ रहा था ब्रिटेन को। तो ब्रिटिश किसान आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे और भूमि के विशाल क्षेत्रों को असिंचित छोड़ दिया गया था। यानी कि क्योंकि देखो बच्चों, जब ब्रिटिश सरकार को बाहर से सस्ता मिल रहा था तो उन्होंने अपने किसानों से नहीं लिया, और अपने किसानों से नहीं लिया तो कहीं ना कहीं भूमि जो थी या जो भूमि थी उसके ऊपर सिंचाई नहीं की गई या उसको खाली छोड़ दिया गया, उस पर किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं किया गया। जैसे ही खाद्य पदार्थों की कीमतें गिरी, ब्रिटेन में खपत बढ़ गई और ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक विकास के कारण उच्च आय और अधिक खाद्य आयात हुए।
यानी कि पहले तो जो वहां पर खाद्य उत्पादन हो रहा था वो बहुत महंगा था और बाहर से सस्ता पड़ रहा था। तो ब्रिटेन की सरकार ने वहां पे खाद्य आयात की खरीद कम की, बाहर से ज्यादा की। तो वहां के किसानों ने भूमियों को ही खाली छोड़ दिया, उत्पादन किया ही नहीं। पर जब बाद में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ तो अब ज्यादा माल की जरूरत थी, ज्यादा कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो अब बाहर से और भी ज्यादा आयातित होने लगा था। प्रौद्योगिकी की भूमिका। 19वीं सदी की दुनिया जैसे रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ के परिवर्तन पर प्रौद्योगिकी का बहुत प्रभाव पड़ा। देखो बच्चों, जैसे औद्योगिकरण है वैसे टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, प्रौद्योगिकी की बात करूं, तो इसने कहीं ना कहीं उत्पादन के अंदर, लोगों की आवाजाही के अंदर, यानी कि संचार के माध्यमों के अंदर काफी बदलाव लेकर आया। और तकनीकी विकास अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के परिणाम थे। यानी कि कैसे तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला, इनके क्या कारण थे? तो इनमें प्रमुख कारण कौन से आगे? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। प्रस्थितित जहाजों ने लंबी दूरी पर खाद्य पदार्थों को नष्ट करने में मदद की और इसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से विभिन्न यूरोपीय देशों में जमे हुए मांस के लादान की सुविधा प्रदान की। यानी कि जो उस समय वहां सड़ रहा था उसे अन्य देशों में जाकर या एक लंबी दूरी तय करके समुद्रों में खत्म करने की सहायता प्रदान की। अब मैं बात करता हूं 19वीं शताब्दी, 1815 से 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे इसी शताब्दी के आसपास भारत में भी औपनिवेशिक काल आ चुका था, यानी कि देशों में व्यापार बढ़ता जा रहा था, औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी और इसी औद्योगिकरण की शुरुआत ने पूरे विश्व को अपनी हद में ले लिया था और हर एक विश्व एक दूसरे विश्व, यानी कि हर एक देश एक दूसरे देश के साथ जुड़ना चाहता था, अपना संपर्क बढ़ाना चाहता था, अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था। और उसमें सहायता की सबसे ज्यादा तकनीकी ने, क्योंकि विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा था। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं, जो कि व्यापार का आदान प्रदान, श्रम का आदान प्रदान और पूंजी का आदान प्रदान। तो जो आर्थिक आदान प्रदान है कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के, व्यापार का, श्रम का और पूंजी का। अब मैं बात करता हूं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। तो आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। यानी कि 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थों को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकते थे। यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो खाद्य आपूर्ति है उसकी पूर्ति वहीं से की जाएगी, उसकी पूर्ति बाहर के किसी अन्य देश से नहीं की जाएगी। तो ऐसे नियम को बोला जाता था बच्चों कॉर्न लॉ। और कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में वृद्धि हो गई और भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। देखो बच्चों, होता क्या, कोई चीज का उत्पादन कम है, उसकी मांग बढ़ रही है, तो उसके मूल्य क्या हो जाएंगे? अपने आप उच्च हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। यानी कि अब आप दूसरे देशों से भी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सकते हो, जिससे अलग अलग देशों के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। यानी कि ब्रिटेन को भोजन बेचा और भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। यानी कि अब जो ब्रिटेन के पास भोजन की कमी महसूस हो रही थी, इसकी कमी की पूर्ति हुई और अब जो ब्रिटेन था औद्योगिक विकास कर रहा था। कॉर्न लॉ हटने के प्रभाव, जैसे कि आपको पता है बच्चों, कॉर्न लॉ मतलब एक ऐसा लॉ, एक ऐसा नियम जिसके तहत ब्रिटेन किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकता। इसको बोलते थे कॉर्न लॉ। अब कॉर्न लॉ हट चुका था तो इसके क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में देखते हैं।
कॉर्न लॉ के हटने का मतलब था कि ब्रिटेन में जिस भाव पर भोजन का उत्पादन होता था उससे कहीं सस्ते दर पर उसे आयात किया जा सकता था। यानी कि जिस दर से आपकी भूमि के लोग, यानी कि ब्रिटेन की भूमि के लोग आपको जो उत्पादित करके देंगे उससे अच्छा तो आप बाहर से आयात कीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा। यानी कि अब जो ब्रिटेन के किसान थे वो इतनी सस्ती पैदावार नहीं दे पा रहे थे जितना ब्रिटेन को बाहर से आयात में मिल रहा था। ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज इस स्थिति में नहीं थे कि सस्ते आयात के सामने टिक सके। अब यानी कि वहां के अनाज की मात्रा बढ़ने लगी क्योंकि वहां के अनाज खरीद ही नहीं पा रहे थे कोई महंगा होने के कारण, और खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया गया। अब देखो बच्चों, जब सरकार ले ही नहीं रही क्योंकि सरकार को बाहर से सस्ता मिल रहा है तो फिर अंदर अपने ही देश के अंदर खेती करने का कोई फायदा नहीं रहा, और फायदा नहीं रहा तो वहां के किसानों ने एक बड़ी भूमि को क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, और लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। लोग एक बड़ी संख्या में काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे और कई लोग विदेशों की तरफ भी पलायन कर गए। ये कॉर्न लॉ के प्रभाव थे बच्चों। गिरते दामों की वजह से ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ने लगी, साथ में औद्योगिकरण से लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। यानी कि कैसे ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था बन रही थी, कहीं ना कहीं कॉर्न लॉ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भोजन आयात करने की जरूरत पड़ने लगी और इस मांग को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में जमीन का एक बड़ा भाग साफ किया जाने लगा। यानी कि वहां पर खेती की जाने लगी और कैसे न कैसे करके यूरोप को ज्यादा से ज्यादा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या उनको निर्यात किया जाने लगा। अनाज को बंदरगाहों तक सही समय पर पहुंचाना भी जरूरी हो गया था। इसके लिए रेल लाइनें बिछाई गई ताकि खेत से अनाज को सीधा बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, और खेत पर काम करने के लिए आसपास नई आबादी बसाने की जरूरत भी महसूस हुई, और इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए लंदन जैसी वित्तीय केंद्रों से इन भागों तक पूंजी भी आने लगी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के ऊपर भी विकास होने लगा, औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा मिलने लगा था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की कमी पड़ रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए भारी संख्या में लोग पलायन करने वहां पहुंचने लगे और 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। यानी कि देखो, कॉर्न लॉ वहां आ चुका था और कॉर्न लॉ आने के बाद, यानी कि कॉर्न लॉ खत्म हो चुका था और कॉर्न लॉ के खत्म होने के बाद वहां के जो किसान थे वो बेरोजगार हो चुके थे एक बड़ी संख्या में, और अमेरिका और यूरोप के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ रहे थे क्योंकि वहां जमीनों को साफ करके वहां खेती की जा रही थी। तो वो जो लोग यूरोप के थे अब वो बाहर कहीं कृषि करना चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं यूरोप से क्या कर रहे थे, पलायन करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। इस दौरान पूरी दुनिया के विभिन्न भागों में लगभग 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ और 1890 का दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब बच्चों कि हर एक देश कृषि की ही होड़ में लगा होता, कृषि के जो उत्पादित पदार्थ होते हैं उनके आयात निर्यात में लगा हुआ था। तो एक वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था बन गई पूरी विश्व की कृषि, और इसके साथ श्रम के प्रवाह का मतलब बच्चों लोगों का श्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, पूंजी के प्रवाह और तकनीकी बदलाव के क्षेत्र में बड़े ही जटिल परिवर्तन हुए। यानी कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। अब मैं बात करता हूं तकनीकी का योगदान कि इसमें तकनीकी का क्या योगदान रहा, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर तकनीकी ने किस तरह अपना योगदान दिया। तो इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई और इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज है रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। रेलवे मतलब देखो बच्चों
खेतों के अंदर अनाज हुआ तो उस अनाज को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए, बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का आविष्कार किया गया। अब एक देश के बंदरगाह से दूसरे देश के बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए शिप का आविष्कार हुआ। सूचनाएं पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। तो कैसे जरूरतों के कारण इन चीजों का आविष्कार बढ़ता गया। और रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाना। और टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। यानी कि आप पहले बातचीत करके किसी दूसरे महाद्वीप के देश से कि आपके यहाँ इस चीज का आयात या निर्यात हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस तरह बातचीत करके फिर वहां पर जो व्यापार था किया जाने लगा। अब मैं बात करता हूं मीट का व्यापार। देखो बच्चों, जैसे कृषि का व्यापार हुआ, अनाज का व्यापार हुआ, ऐसे ही व्यापार हुआ मीट का। तो मीट का व्यापार इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि नई टेक्नोलॉजी से किस तरह आम आदमी का जीवन बेहतर हो जाता है। और 1870 के दशक तक जानवरों को जिंदा ही अमेरिका से यूरोप ले जाया जाता था। यानी कि बच्चों, जैसे ही समुद्री मार्ग की खोज हुई उसके बाद मीट का भी बड़ी मात्रा के अंदर ट्रांसफर होने लगा, व्यापार होने लगा, स्थानांतरण होने लगा। और जिंदा जानवरों को जहाज से ले जाने में कई परेशानियां होती थी। देखो बच्चों, ऐसा क्यों होता था? पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में समय ज़्यादा लगता था। तो अगर आप जिंदा जानवरों को न ले जाकर मीट लेकर जाओगे तो मीट वहां तक पहुंचता उससे पहले सड़ जाता, इसलिए जिंदा जानवरों को ले जाया जाता था। और जिंदा जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। पर अब बच्चों टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने का जो समय था उसमें काफ़ी कमी आ चुकी थी। तो अब आप जिंदा जानवरों को ना ले जाकर मीट का स्थानांतरण भी कर सकते थे। अगर मैं परेशानियों की बात करूं तो वे ज़्यादा जगह लेते थे और कई जानवर रास्ते में बीमार हो जाते थे या मर भी जाते थे। इसके कारण यूरोप के ज़्यादातर लोगों के लिए मीट एक विलासिता की वस्तु ही थी, यानी कि उनकी पहुंच से बाहर थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार नहीं हो पाता था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे इस अध्याय का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 1 के अंदर हमने जाना कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही संभव हुई, कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे पूरे विश्व को एक धागे में बांध दिया, कैसे व्यापार को बढ़ाया। तो अब हम मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।